गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम हिंदी भाषा के विविध रूप का एक रूप हमने देखा, जिसमें हम लोग मानक भाषा जो है उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, तो मानक भाषा ये जो है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जिस भाषा का हम लोग व्याकरण सहित उसका प्रयोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मानक भाषा। ठीक है, जिसमें जो है व्याकरण भी सही होना चाहिए। शुद्ध हिंदी में जिस भाषा का जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं उसको हम लोग मानक भाषा बोलते हैं। तो पेज नंबर 79, माफ कीजिएगा, पेज नंबर 81 जो है, वहाँ वहाँ तक हमने इसका अध्ययन कर दिया था। हम लोग अभी 82 पेज नंबर पर आ गए हैं। तो इसमें थोड़ा ही बचा है कि मानक भाषा का उन्होंने, जैसे मैंने आपको बता दिया कि उसकी परिभाषा क्या है अथवा डेफिनेशन क्या है। कि जैसे मैं और एक बार आपको दोहरा देती हूँ, व्याकरण सहित जिस भाषा का प्रयोग हम लोग करते हैं अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, उस भाषा का हम लोग क्या बोलते हैं, मानक भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो अभी समय 82 पेज नंबर पे जो मानक भाषा का विश्लेषण बच गया था वो हम लोग अभी आगे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप सेकंड पैराग्राफ अथवा सेकंड परिच्छेद देखिए। उसका मैं क्या करती हूँ, वाक्य पढ़ती हूँ और उसका विश्लेषण करती जाऊंगी। ठीक है, विविध कार्य क्षेत्रों में प्रयुक्त हिंदी में पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करना तथा केंद्र सरकार के तत्वावधान में ही वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा पारिभाषिक शब्दों का निर्माण करना आदि कार्यों से हिंदी के शब्द मानक बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि हिंदी भाषा को मानक रूप देने के लिए, यानी एक शुद्ध हिंदी बनाने के लिए, उस भाषा में बहुत सारे नए नए शब्दों का क्या है, समावेश किया गया है। ठीक है, उस शब्दों में वैज्ञानिक शब्द भी आते हैं, तकनीकी शब्द भी आते हैं। तो ऐसे नए शब्दों को तैयार करते हुए ये जो हिंदी भाषा है उसको मानक बनाया गया है, ताकि वो क्या है, राजभाषा के तौर पर हम उस भाषा का प्रयोग कर सकें। जैसे मैंने आपको बताया, राजभाषा का अर्थ होता है कि हमारे संविधान में अथवा हमारा जो सरकार है किस भाषा के ऊपर चलता है अथवा किस भाषा को प्रयोग करते हुए पूरे सरकारी कामकाज चलते हैं, उस भाषा को मानक रूप देने के लिए यहाँ पे अनेक अनेक शब्दों का निर्माण किया है तथा उसको ऐसे बनाया गया है कि ताकि हम लोग जो है वो अपने विचारों को अच्छी तरह से व्यक्तियों को सामने प्रकट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा गया है कि वैज्ञानिक तौर पर इस भाषा का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, सरकारी कामकाज के लिए हम इस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे अनेक क्षेत्रों के लिए हिंदी भाषा को सक्षम बनाने के लिए, उसको मानक बनाने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों ने कार्य किया है, नए नए शब्दों का चयन किया है, नए नए शब्दों को क्या किया है, निर्माण किया है और इस हिंदी भाषा को मानक बनाया है। भाषा के मानकीकरण के लिए उसमें प्रयुक्त विभिन्न रूपों में एक का चयन करना चाहिए। देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मानक भाषा उसे कहते हैं जहाँ पे व्याकरण सहित हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं और व्याकरण जो है उसमें अचूक रहना चाहिए, यानी कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है कि व्याकरण क्या है, तो जैसे स्वर, व्यंजन और ये जो वर्णमालाएं हैं, तो उसके रूपों से हम लोग क्या करते हैं, भाषा को तैयार करते हैं और उसको मानक रूप प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि कैसे हम लोग किसी भाषा को अथवा इस हिंदी भाषा को हमने मानक रूप दिया है। तो यहाँ कहा गया है जैसे र, अ, न, झ के एकाधिक रूपों में से एक का चयन, वर्ण चयन। ठीक है, वर्ण चयन किए गए हैं। कौवा, कौवा, कुआ, कुआ। देखिए यहाँ पे जो है दो शब्द दिए गए हैं, कौवा, लेकिन हम लोग लिखते समय कौवा कैसे लिखना है, तो क को औ की मात्रा देनी है और आ लिखना है।
तो ये कौआ होता है। तो ये शुद्ध हिंदी में है, तो इसको, इस शब्द को हम लोग मानक शब्द कहते हैं, यानी यही सही शब्द है। ठीक है, और एक वहाँ पे उदाहरण दिया है कुआ। तो पहले तो क को उ की मात्रा दी गई है, फिर वाक को चंद्र बिंदु दिया गया है, फिर बाद में और एक शब्द लिखा गया है जहाँ पे क को उ की मात्रा दी गई है और आ को चंद्र बिंदु दिया गया है। तो अभी ये जो दूसरा शब्द है कुआ, जहाँ पे क को उ की मात्रा दी गई है और आ को चंद्र बिंदु दिया गया है, वो सही शब्द है कुआ के लिए। तो कभी भी अगर आप कुआ लिखने जाओगे तो आपको ये जो दूसरा शब्द दिया गया है वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा, वही शब्द क्या है, करेक्ट है, यानी इसको जो है वो मानक बना गया है, जिसे कहा गया है कि यही कुआ लिखने के लिए सही शब्द है। एस आदि में से एक का चयन, वर्तनी चयन, एक चीज के कई नामों में से एक का चयन, शब्द चयन, मुझको, मेरे को, तुझको, तेरे को। अभी ये देखिए, मैंने जैसे कि आपको पिछले क्लास में ये उदाहरण दिया था कि हैदराबाद की अगर आप लोग हिंदी सुनोगे तो वहाँ पे ज़्यादा लोग ऐसे बात करते हैं कि अगर मान लीजिए मैं शुद्ध हिंदी में एक आपको वाक्य का उदाहरण देती हूँ और हैदराबादी लोग कैसे उसका उच्चारण करते हैं, अथवा जिनको हिंदी नहीं आती है, जो अहिंदी भाषी लोग होते हैं, वो कैसे इस वाक्य को प्रोनाउंस करते हैं अथवा उच्चारण उसका कैसे करते हैं, इसके बारे में बताऊंगी। देखिए, मुझे पेन चाहिए अथवा मान लीजिए मुझे कलम चाहिए, तो ये जो है शुद्ध वाक्य है। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे अशुद्ध हिंदी के तौर पे मैं आपको वाक्य बताती हूँ, मुझको पेन चाहिए। देखिए, यहाँ पे मुझे की जगह को लगाया गया है और कलम की जगह पेन का शब्द का प्रयोग किया गया है, जो अंग्रेजी शब्द है। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य कौन सा है, मुझे कलम चाहिए, मुझको पेन चाहिए, ये अशुद्ध हिंदी है। तो शुद्ध हिंदी कौन सी हो गई, मुझे कलम चाहिए। तो इस वाक्य को ही मानक बनाया गया है। तो हमको कभी भी अगर हिंदी में बात करना हो, अगर आपको कलम चाहिए हो, तो आपको ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हुए, शब्दों का चयन करते हुए वाक्य की रचना करनी चाहिए। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि दो शब्दों में से कौन सा शब्द सही है जिसका आप लोगों को अनुकरण करना है अथवा फॉलो करना है, उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है कौवा और कुआ का। ठीक है, यहाँ पे आपको ये भी बताया गया है कि कौन सा सही शब्द है जिसको आपको अनुकरण करना है, तो यहाँ पे वही कहा गया है। आगे देखिए, कीजिए, करिए, पीजिए, पिए आदि बहुत सारे रूप हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जितने भी सारे दिए गए हैं शब्द, मुझको, मेरे को, इसको, तेरे को, तो ये जो शब्द है, ये जैसे यहाँ पे कहा गया है कि हम लोग बोलचाल के लिए इस शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर लिखना है, अगर आपको शुद्ध हिंदी बात करनी है, तो वहाँ पे ये मेरे को, तेरे को, तुझको, ये शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। तो वहाँ पे मुझे, आपको, आपके लिए, तो ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए जिससे कि पता चले कि ये सही रूप है हिंदी का। ठीक है, आगे नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ पे पूरे इस पैराग्राफ में आपको उदाहरण देते हुए उन्होंने एक्सप्लेन किया है अथवा विश्लेषण दिया है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, परिच्छेद में देखिए क्या लिखा है। हिंदी भारत की राजभाषा है, इसके मानकीकरण की समस्या प्रमुख रूप से प्रशासनिक शब्दावली के स्तर पर है। देखिए, जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये जो हिंदी भाषा है वो हमारी राजभाषा होने के कारण उसका मानकीकरण यानी शुद्ध हिंदी पहले तैयार करना, भाषा को तैयार करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उस भाषा का प्रयोग हम लोग क्या करें, हमारा जो सरकारी कामकाज है अथवा संविधानिक जो भी कार्य रहते हैं उसमें करने के लिए हमको आसानी हो सके। तो यही पहले शुद्ध हिंदी की रचना की गई है अथवा शुद्ध हिंदी भाषा का निर्माण किया गया है, फिर उसका प्रयोग किया जाने लगा है। आगे देखते हैं। अनेक रूपता प्रशासनिक शब्दावली की एक समस्या है। जैसे
कैजुअलिटी ऑफिसर के लिए आपात अधिकारी, कैजुअलिटी अफसर। देखिए यहाँ पे समस्या हिंदी की क्या आती है, जब हम इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं अथवा लिखते हैं तो हम लोग प्रोनाउंस करते समय कैजुअलिटी ऑफिसर करके हम लोग बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। ये जो ऑफिसर है, ये जो शब्द है वो हम लोग ऑफिसर करके इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन वही शब्द अगर आपको हिंदी में लिखना है तो आप क्या करते हैं, तो उसके लिए जैसे हम लोग बोलते हैं कि शुद्ध हिंदी में कैजुअलिटी ऑफिसर को हम लोग बोलते हैं आपात अधिकारी। लेकिन हम लोग कई कबार क्या लिखते हैं, कैजुअलिटी, ये जो इंग्लिश का शब्द है वही हिंदी में लिखते हैं और ऑफिसर को अफसर लिखते हैं। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि ये जो वाक्य रचना है वो गलत है। अगर आपको कैजुअलिटी ऑफिसर लिखना है तो हिंदी में आपको कैसे लिखना है, तो वो आपात अधिकारी कहकर ही लिखना है, ना कि कैजुअलिटी अफसर कहकर। तो यहाँ पे अशुद्धता दिखाई देती है, यहाँ पे यही एक समस्या है, यहाँ पे कहा गया है। एक ही अर्थ में केंद्र सरकार में एक शब्द तथा अलग अलग राज्य सरकारों में अलग अलग शब्दों का प्रयोग भी राजभाषा हिंदी की एक समस्या है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट के लिए केंद्र सरकार में सार, उत्तर प्रदेश में सार पत्र, बिहार में सारांश। देखिए यहाँ पे एक आपको उदाहरण देते हुए यहाँ पे ये कहा गया है कि हिंदी में अभी मान लीजिए ये जो इंग्लिश का शब्द है एब्स्ट्रैक्ट, इसके बहुत सारे हिंदी में शब्द हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि एब्स्ट्रैक्ट के लिए केंद्र में सार कहा जाता है, केंद्र सरकार सार कहती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो हिंदी लोग होते हैं उसको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट को सार पत्र कहते हैं। और बिहार के जो हिंदी भाषी लोग हैं वो इस एब्स्ट्रैक्ट को सारांश कहते हैं। और मध्य प्रदेश के जो हिंदी भाषी लोग हैं वो इसको संक्षेप कहते हैं। तो ऐसे क्या है, एक ही शब्द को बहुत सारे शब्द आए गए हैं हिंदी में, तो ये भी एक समस्या है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। लेकिन ये सभी जो भाषा के यानी ये सभी जो एब्स्ट्रैक्ट के जितने शब्द जो दिए गए हैं उस सभी शब्दों को मानक बनाया गया है अथवा मानकीकरण अधिकार दिया गया है। यानी आप मान लीजिए अगर एब्स्ट्रैक्ट को आप सार भी कहते हैं तो भी गलत नहीं है अथवा सही है, संक्षेप कहते हैं वही भी सही है, अगर सारांश कहते हैं तो वही भी सही है। ऐसे एक अर्थ में विविध राज्यों में विविध शब्दों का प्रयोग होने से एक राज्य का कार्यालय पत्र दूसरे राज्य के व्यक्ति के समझ में नहीं आता। देखिए अभी यहाँ पे जैसे कि वहाँ पे इंग्लिश ये जो एब्स्ट्रैक्ट शब्दों का इतने सारे अर्थ होने की वजह से दूसरे प्रदेश के जो लोग होते हैं उनको समझ में नहीं आता है, तो ये है क्या, तो उसकी वजह से ये एक समस्या बनती चली जा रही है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर एक शब्द का अर्थ एक ही होना चाहिए, ना कि बहुत सारे। तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि इसका अर्थ क्या है। तो यही दो समस्याएं आपके सामने यहाँ पे रखी गई है कि हिंदी भाषा को मानकीकरण करने के वक्त कितने समस्या आते हैं। तो दो प्रकार की समस्या आते हैं, तो वो दो प्रकार कौन से हैं, तो एक ये है कि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं और बहुत सारे अर्थ को एक शब्द है, ठीक है, ये एक हो गया। और यहाँ पे जो है वो इंग्लिश शब्दों को ही उसका अनुवाद हिंदी में किया जाता है, जिसका वास्तविक नाम जो है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कैजुअलिटी ऑफिसर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आपात अधिकारी, लेकिन हम लोग लिखते समय कैसे लिखते हैं, कैजुअलिटी अफसर करके लिखते हैं। तो इसकी वजह से अगर जिस कैजुअलिटी अफसर बहुत लोगों को समझ में आ सकता है, लेकिन आपात अधिकारी बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, तो ये दिक्कतें आती हैं भाषा को मानकीकरण करते वक्त, ठीक है। तो ये जो मानकीकरण भाषा है इसकी इस निबंध में बस इतना ही है कि मानकीकरण, सबसे पहले अगर आपको प्रश्न दिया जाता है परीक्षा में कि मानकीकरण पर टिप्पणी लिखिए, तो आपको सबसे पहले तो मानकीकरण की परिभाषा लिखनी है, परिभाषा यानी उसका डेफिनेशन लिखना है।
अगर उसके कुछ प्रकार है, भेद है, तो उसके बारे में लिखना है, उसका विश्लेषण करना है, उसके बारे में जो समस्या आती है हमारे सामने उसके बारे में अर्थ विश्लेषण करना है। तो ऐसे करते हुए आपको 7 मार्क्स के लिए कम से कम 2 पेजेस तक आंसर अपने लिखने हैं, ठीक है। तो ये जो है वो कंपलसरी आता ही है टिप्पणी के लिए। जैसे मान लीजिए राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानकीकरण भाषा तथा बोलचाल की भाषा। तो ये जो 4 रूप हैं हिंदी भाषा के विविध रूप जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं अथवा जिसका अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको ये अध्ययन के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए अथवा परीक्षा के लिए आ सकता है, ठीक है। अभी जो है अगला जो है वो है संपर्क भाषा, ठीक है। तो अभी मैं पेज नंबर 83 से पढ़ने जा रही हूँ। अगर आपके पास किताब है तो देखिए, मैं एक एक वाक्य पढ़ती जाऊंगी और उसका विश्लेषण करती जाऊंगी। सबसे पहले संपर्क भाषा का अर्थ जान लीजिए, ठीक है। संपर्क का अर्थ क्या है? संपर्क करना यानी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत करना, ठीक है। तो अगर अगर आप इंग्लिश में इसका अर्थ जानना चाहते हो तो इसका अर्थ होता है कम्युनिकेशन, संवाद करना, संपर्क करना, कम्युनिकेशन, ठीक है। अभी संपर्क के लिए हम हिंदी भाषा का किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं इसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। तो पहले जनता के परस्पर संपर्क में आने के लिए सहायक भाषा को संपर्क भाषा कहा जा सकता है। देखिए यहाँ पे पहले ही वाक्य में संपर्क भाषा की परिभाषा कही गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अपने विचारों को प्रकट करने के लिए अथवा संपर्क करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है उस भाषा को संपर्क भाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा, राजभाषा भाषा जैसे हिंदी के रूपों की तुलना में संपर्क भाषा कोई विशेष रूप नहीं है। देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि जैसे हम लोग हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा मानते हैं, हिंदी जो है वो राजभाषा मानते हैं, वैसे ही संपर्क के लिए हम हिंदी भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पे कहा गया है। एक राज्य के व्यक्तियों के बीच संपर्क के लिए एक राष्ट्र के भिन्न राज्य भाषा वाले व्यक्तियों के बीच संपर्क के लिए तथा भिन्न राष्ट्रों के व्यक्तियों के बीच संपर्क के लिए संपर्क भाषा का प्रयोग होता है। देखिए तो यहाँ पे ये कहा गया है कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को कौन से एक राज्य के दूसरे राज्य के व्यक्ति के साथ अगर संपर्क साधना हो अथवा एक राष्ट्र के व्यक्ति के साथ अथवा दूसरे राष्ट्र के व्यक्ति के साथ अगर हमको संपर्क साधना हो तो जिस भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे हम लोग संपर्क भाषा कहते हैं। अर्थात संपर्क भाषा करने के लिए सहायक भाषा है। यानी यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे विचारों को दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करने के लिए जिस भाषा का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं संपर्क साधने के लिए, उस भाषा को हम लोग बोलते हैं संपर्क भाषा। भारत के संदर्भ में संपर्क का निम्न प्रकारों से होता है। देखिए अभी आपको सबसे पहले उन्होंने भाषा की जो है ये जो संपर्क भाषा है उसकी परिभाषा आपको बताई गई है। अभी आपको भारत में हम लोग किस तरह से संपर्क करते हैं अथवा किस भाषाओं का प्रयोग करते हुए हम लोग संपर्क करते हैं इसके बारे में कहा गया है। प्रत्येक राज्य के व्यक्तियों के बीच संपर्क के लिए राज्य भाषा ब्रैकेट में दिया गया है मातृभाषा लोक भाषा का प्रयोग किया जाता है। देखिए तो यहाँ पे जैसे आपको पता है एक राज्य यानी एक स्टेट, अगर एक स्टेट के व्यक्ति को दूसरे स्टेट के व्यक्ति के साथ बात करना है तो वो एक भाषा का चयन करता है, ऐसी भाषा का चयन करता है जो दोनों को भी पता हो, ठीक है। तो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हुए वो संपर्क साधता है। तो यहाँ पे एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य के व्यक्ति के साथ संपर्क साधता है ऐसी भाषा में जो भाषा दोनों के राज्य को पता है। आगे देखिए, हिंदी क्षेत्र के व्यक्ति आपसी संपर्क के लिए हिंदी का प्रयोग करते हैं। देखिए
अभी मान लीजिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये जो प्रदेश है अथवा ये जो स्टेट है अथवा राज्य है, अगर दोनों की ही हिंदी भाषा बोलचाल की भाषा हो अथवा राज्य भाषा हो, तो वो दोनों क्या करते हैं, वो दोनों राज्य एक ही भाषा में अथवा हिंदी भाषा में ही संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। हिंदी क्षेत्र तथा हिंदी क्षेत्र के शिक्षित व्यक्तियों के बीच संपर्क के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए अभी तमिलनाडु ये जो प्रदेश है, अथवा मान लीजिए केरल और हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मान लीजिए मध्य प्रदेश और केरल, ये जो दो राज्य हैं, उनको अपने बीच संवाद साधना है, तो वो कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? देखिए, केरल की ये जो राज्य भाषा है वो मलयालम है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी राज्य भाषा है, उनकी राज्य भाषा होने की वजह से मध्य प्रदेश की राज्य भाषा हिंदी है, केरल की राज्य भाषा मलयालम है। दोनों व्यक्तियों को क्या है, राज्य के व्यक्तियों को मलयालम नहीं आती, मध्य प्रदेश के लोगों को, और केरल वाले लोगों को क्या है, हिंदी नहीं आती। तो अभी यहाँ पे प्रश्न पड़ता है कि वो कौन सी भाषा में अपने संपर्क साधते हैं। तो यहाँ पे अंग्रेजी, ये जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है अथवा अंतरराष्ट्रीय भाषा है, उस भाषा का प्रयोग करते हुए वो क्या करते हैं, संपर्क साधते हैं। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक राज्य और दूसरे राज्य संपर्क के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर किसी राज्य को हिंदी भाषा नहीं आती, तो वो अंग्रेजी शब्दों का अथवा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हुए अपना संपर्क साध सकते हैं। हिंदी क्षेत्र के व्यक्ति तथा हिंदी क्षेत्र के व्यक्ति जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती, वे हिंदी के माध्यम से विचार विनिमय का प्रयास करते हैं। हिंदी राज्यों के व्यक्ति आपसी संपर्क के लिए हिंदी या अंग्रेजी में संपर्क करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जिस व्यक्ति को अगर मान लीजिए अंग्रेजी नहीं आता, तो वो व्यक्ति क्या करता है, हिंदी में ही अपना अपना जो विचार है वो व्यक्त करता है, और जो अहिंदी राज्य है यानी जिसको हिंदी नहीं आती, वो राज्य क्या करते हैं, इंग्लिश में, अंग्रेजी में क्या करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं अथवा संपर्क साधते हैं। भारत के व्यक्ति अन्य राष्ट्रों के व्यक्तियों से अंग्रेजी में संपर्क करते हैं। देखिए, यहाँ पे ये कहा गया है कि जब भारत के व्यक्ति, आपको पता है कि हमारे भारत देश का जो है राष्ट्रभाषा वो हिंदी है, लेकिन मान लीजिए अगर हमारे भारत देश का व्यक्ति किसी दूसरे देश, मान लीजिए अगर स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ये जो देश है, वहाँ के अगर व्यक्तियों के साथ अगर हमको संपर्क साधना है, तो वो कौन सी भाषा का प्रयोग करता है, तो वो अंग्रेजी भाषा को प्रयोग करते हुए उस भाषा को संपर्क भाषा बना देता है। विदेश में रहने वाले भारतीय आपसी संपर्क के लिए हिंदी का प्रयोग करते हैं। अभी देखिए, आपको पता है कि बिजनेस के लिए भारत के लोग क्या करते हैं, जिस देश के साथ अपना बिजनेस बढ़ाना है, विस्तार करना है, उस देश के साथ उनकी ही भाषा में वो क्या करते हैं, संवाद साधते हैं, संपर्क साधते हैं। तो वैसे ही कई कबार क्या होता है, विदेशी लोग जो रहते हैं वो क्या करते हैं, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस अथवा व्यापार को विस्तार करने के लिए वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए भी संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। किसी स्थान विशेष की संपर्क भाषा कालांतर में ऐतिहासिक कारणों से अपने प्रयोग क्षेत्र का बहुत विस्तार कर राष्ट्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकती है तथा राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त कर सकती है। देखिए, कई कबार क्या होता है, संपर्क साधने की वजह से क्या होता है, ये जो भाषा होती है उसका विकास भी होता है, उसकी ग्रोथ भी होती है और उसका विस्तार भी होता चला जाता है। ठीक है, कई कबार क्या होता है, मान लीजिए जैसे मैं आपको पता है कि दक्षिण भारत के जो लोग रहते हैं उनको जो है वो हिंदी भाषा नहीं आती है, लेकिन मान लीजिए अगर आप उनको जो है अपना व्यापार बढ़ाना है, उनको अगर अपने बिजनेस को विस्तार करना है, बिजनेस बढ़ाना है, तो उनको उस भाषा का प्रयोग करना ही चाहिए जिस भाषा आगे का व्यक्ति जानता हो।
तो वैसे क्या होता है, ये जो संपर्क भाषा होती है उसका विस्तार होता चला जाता है। मान लीजिए अगर दक्षिण भारत के व्यक्ति को अगर हिंदी नहीं भी आती है तो भी अपना विस्तार के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, हिंदी सीखता है और हिंदी भाषी व्यक्ति के साथ हिंदी में बात कर कर अपना बिजनेस को वो चलाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, उस भाषा का है विस्तार होता चला जाता है और वो एक संपर्क भाषा बनती चली जाती है। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, दिल्ली, मेरठ तथा आसपास के प्रांतों में मात्र प्रचलित खड़ी बोली ने तीर्थाटकों, सैनिकों तथा व्यापारियों के जरिए संपर्क भाषा के रूप में भारत में स्थान पाया तथा राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सिलसिले में उसने भारत की राष्ट्रभाषा की मान्यता प्राप्त की। देखिए यहाँ पे ये जो दिल्ली, मेरठ, ये जो क्षेत्र है, उन्होंने क्या किया है, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हिंदी के जो पुरानी हिंदी हम लोग बोलते हैं खड़ी बोली, उस भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने क्या किया है, भाषा को विस्तारित किया है। आपको पता है कि दिल्ली में बहुत सारे पर्यटक स्थल होते हैं, तो वो जो पर्यटक स्थल होते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी खड़ी बोली में ही अपने ये जो पर्यटन स्थल है उसका विश्लेषण करते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो गया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हिंदी आ चुकी है अथवा हिंदी भाषा का ज्ञान उनको प्राप्त हो चुका है। इसकी वजह से क्या हुआ है, पूरे भारत देश में ये जो हिंदी है वो राष्ट्रभाषा बन गई है, ऐसे कहा गया है। यानी व्यापार के नजरिए से देखते हुए, अगर यानी कहने का तात्पर्य यह है कि व्यापार की दृष्टि से इन लोगों ने एक भाषा का चयन किया, जिस भाषा के की वजह से ये जो हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है हिंदी, वो हिंदी बन चुकी है, यानी हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा बन चुकी है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पर्यटन स्थल थे दिल्ली, अजमेर, मेरठ में, तो वहाँ पे खड़ी बोली ये जो भाषा है उसी भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाया है। तो उसकी वजह से क्या हो गया है, ये जो हिंदी है उसका विकास हुआ है अथवा उसकी ग्रोथ हुई है। पेज नंबर 84 पे देखिए, इस प्रकार भारत में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग होता आया है। देखिए अभी यही वजह है कि व्यक्ति क्या कर रहे हैं, संपर्क साधने के लिए दो ही ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं का उन्होंने प्रयोग किया है, एक तो हिंदी और दूसरी जो है वो है इंग्लिश। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, ये जो दो भाषा है उनका विस्तार बहुत हो गया है। आगे, एक राजभाषा का निश्चित स्वरूप होता है किंतु संपर्क भाषा का निश्चित रूप और संबंधी कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं की गई है। देखिए यहाँ पे इस वाक्य का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए एक राज्य में एक ही राज्य भाषा में माफ कीजिएगा, कार्यालय का कामकाज जो होता है वो चलता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कर्नाटक की बात करूंगी, तो यहाँ पे हमारी ये जो राज्य है वहाँ पे कन्नड़ भाषा का बहुत हम लोग प्रयोग करते हैं सरकारी कामकाज के लिए, जो भी व्यवहार के लिए, बिजनेस के लिए, ठीक है। लेकिन अगर यही व्यक्ति अगर दूसरे राज्य के साथ अगर उसको कुछ कार्य करना है अथवा उसके साथ संपर्क साधना है, तो वो एक तो उसको हिंदी आनी चाहिए, नहीं तो इंग्लिश आनी चाहिए। तो वो अगर हिंदी उसको नहीं आती है तो वो क्या करता है, इंग्लिश भाषा में क्या करता है, उस व्यक्ति के साथ संपर्क साधता है। तो इसकी वजह से ये कहा गया है कि ये जो हिंदी और ये जो अंग्रेजी भाषा है, ये दो ही संपर्क भाषा बन चुकी है, क्योंकि हमारे भारत देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हिंदी आती है और अंग्रेजी आती है। अंग्रेजी क्यों आती है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा होने की वजह से हर एक व्यक्ति जो है वो अंग्रेजी जानता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि मान लीजिए अगर किसी राज्य की राज्य भाषा अगर हिंदी हो, तो वो अपना कार्यभार जो है वो अपने राज्य तक सीमित कर सकता है। लेकिन ये जो संपर्क भाषा है हिंदी और अंग्रेजी जो बनाया गया है, इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, ये इसको एक सीमित रूप नहीं है, तो इसका विस्तार होता चला गया है।
तो यहाँ पे यही कहा गया है कि संपर्क भाषा को निश्चित रूप नहीं है, लेकिन राज्य भाषा को एक निश्चित रूप है, यहाँ पे ये कहा गया है। संपर्क भाषा इसलिए महत्वपूर्ण है कि वह राज्यों तथा राष्ट्र में सामाजिकों को परस्पर संपर्क करने के लिए काम में आती है। देखिए, ये जो संपर्क भाषा क्यों महत्वपूर्ण है, तो अभी आपको पता चल गया होगा कि हमारे भारत देश की संपर्क भाषा हिंदी है या तो अंग्रेजी है। अगर एक राज्य दूसरे राज्य के साथ अगर संपर्क करता है तो हिंदी भाषा का वो प्रयोग करेगा। अगर एक देश दूसरे देश के साथ अगर संपर्क साधता है तो वो क्या करता है, अंग्रेजी भाषा का उपयोग करते हुए संपर्क साधता है। तो ये जो दो भाषाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, यानी ये जो संपर्क भाषा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है वो हमको हर एक देश से, हमारे राष्ट्र के हर एक राज्य से जुड़ती है अथवा हमको उनके साथ संबंध स्थापित करने के लिए मदद करती है ये संपर्क भाषा। भारत के संदर्भ में देखें तो समूचे भारत में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा साहित्यिक विचारों के आदान प्रदान के माध्यम के रूप में हिंदी का स्थान महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पे ये कहा गया है, अगर भारत देश के बारे में अगर आप बात करो तो यहाँ पे सामाजिक तौर पर, सरकारी तौर पर, ठीक है, और साहित्यिक तौर पर सिर्फ हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है। इसकी वजह से हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा कहा गया है। यानी हिंदी भारत की संपर्क भाषा है जो भारत के अधिक से अधिक लोग जानते हैं। जैसे कि ऊपर बताया जा चुका है, भारत में आवश्यकता अनुसार संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाता है। देखिए, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि भारत देश में ये साहित्यिक, राजनीतिक हिंदी भाषा होने की वजह से ये जो भारत की हिंदी भाषा है वो एक संपर्क भाषा भी बन चुकी है, साथ ही साथ एक सरकारी, राजनीतिक तथा साहित्यिक भाषा भी बन चुकी है, साथ ही साथ एक संपर्क भाषा भी बन चुकी है। अगर किसी व्यक्ति को हिंदी नहीं आती है तो वो व्यक्ति क्या करता है, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करता है। तो इसकी वजह से अंग्रेजी भी हमारे भारत देश में एक संपर्क भाषा बन चुकी है, यहाँ पे कहा गया है। हिंदी भाषा के देशव्यापी बनने के कारणों में यहाँ की सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण स्थान है। तीर्थयात्री, धार्मिक पुरुष तथा व्यापारी आपसी व्यवहार के लिए हिंदी का ही अधिकतर प्रयोग करते हैं और करते रहेंगे। इस प्रकार हिंदी भारत की संपर्क भाषा थी और रहेगी। देखिए, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि हाँ, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि साहित्य के तौर पर, धर्म के तौर पर, राजनीतिक के तौर पर यहाँ पे हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है और संपर्क साधने के लिए हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि ये जो हमारे भारत देश की हिंदी है वो हमेशा के लिए एक संपर्क भाषा बन चुकी है। भारत में संपर्क भाषा हिंदी के कुछ रूप देखने को मिलते हैं, जैसे राष्ट्रीय संपर्क भाषा, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भाषा और अंतर्राज्यीय संपर्क भाषा। तो यहाँ पे जो है देखिए 3 रूप बताए गए हैं संपर्क भाषा के, यानी टाइप्स ऑफ संपर्क भाषा। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है, तो 3 रूप यानी 3 भेद है संपर्क भाषा के। सबसे पहले है राष्ट्रीय संपर्क भाषा, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भाषा और अंतर्राज्यीय संपर्क भाषा। ठीक है, तो ये 3 रूप हैं। अभी एक एक करके हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है राष्ट्रीय संपर्क भाषा। यह राष्ट्रीय स्तर पर की संपर्क भाषा है। भारत के हिंदी भाषा भाषी राज्य हिंदी के केंद्र सरकार से संपर्क साधते हैं, लेकिन हिंदी तर भाषा भाषी राज्य अंग्रेजी में केंद्र सरकार के संपर्क साधते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कुछ राज्य आपस में और कुछ राज्य केंद्र सरकार से तथा केंद्र सरकार कुछ राज्यों से संपर्क साधने के लिए हिंदी भाषा के साथ साथ आवश्यकता अनुसार अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग करते हैं। अतः राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी देखने को मिलता है। देखिए, यहाँ पे
राष्ट्रीय ये जो संपर्क भाषा है, यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए हिंदी के राज्य हैं हमारे भारत देश में, तो वो लोग संपर्क साधने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए एक हिंदी राज्य है और उसको जो है वो किसी हिंदी तर यानी जिसको हिंदी नहीं आती उस राज्य के साथ अगर संपर्क साधना है, तो वो क्या करता है, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हुए संपर्क साधता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि राष्ट्रीय संपर्क के लिए हम लोगों ने दो भाषाओं का चुनाव किया है। एक तो हम लोग संपर्क जो है वो हिंदी भाषा में कर सकते हैं अथवा अंग्रेजी भाषा से हम लोग संपर्क साधते हैं। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय संपर्क भाषा। राष्ट्रों के बीच संपर्क साधने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह अंतरराष्ट्रीय संपर्क भाषा कहलाती है। देखिए, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय भाषा की परिभाषा बताई गई है, एक डेफिनेशन बताया गया है कि किसे अंतरराष्ट्रीय भाषा कहते हैं। कि जब किसी एक देश का व्यक्ति अथवा एक देश दूसरे देश के साथ संपर्क साधता है, वो संपर्क साधने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है उस भाषा को क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय भाषा बोलते हैं। तो हम लोगों ने जो है वो अंतरराष्ट्रीय तौर पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हुए हम दूसरे देशों के साथ संपर्क साधते हैं। इसकी वजह से हम लोगों ने अंग्रेजी जो है वो अंतरराष्ट्रीय भाषा ऐसे हमने चुनाव किया है। अंतरराज्यीय संपर्क भाषा। एक राष्ट्र का एक राज्य उसी राष्ट्र के दूसरे राज्य से संपर्क साधने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है वह अंतरराज्यीय संपर्क भाषा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये कहा गया है कि जब हमारे देश में, हमारे भारत देश में एक राज्य जब दूसरे राज्य के साथ संपर्क साधता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतरराज्यीय संपर्क भाषा कहते हैं। यानी हमारे ही राज्य में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक भाषा का चुनाव कर रहे हैं और उस भाषा का प्रयोग करते हुए हम लोग संपर्क साध रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हिंदी भाषा जो राज्य है, अगर उनको हिंदी भाषा दूसरे हिंदी भाषा राज्य के साथ संपर्क साधना है तो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर हिंदी भाषा राज्य को अगर दूसरे अहिंदी भाषा राज्य के साथ अगर संपर्क साधना है तो वो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे अंतरराज्यीय संपर्क भाषा दो है, एक है हिंदी और दूसरी है अंग्रेजी। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम लोग ये जो हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो फिलहाल आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।